नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हम पढ़ रहे थे लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के लिए तथा फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी एनसीईआरटी वाला पार्ट। और स्कूली बच्चे जिनके अपने यहाँ टीचर नहीं है, 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ये रामबाण जो है साबित होने वाली। साथ ही साथ ऐसा एग्जाम जिसमें ज्योग्राफी का पार्ट रहता है उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अपन। एनसीईआरटी कक्षा 11 पढ़ रहे हैं, इसके बाद कक्षा 12 पढ़ेंगे। चारों किताब जो कक्षा 11 और 12 की है तथा प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है सभी अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो जो है आज अपन देखेंगे वायुमंडल में जल। इससे पहले वाली क्लासें 17-18 जो भी लगी है, यदि आपने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों के सामने एनसीईआरटी का सार रखा गया है। सार का मतलब ये है कि इसका निचोड़ निकाला गया है, फालतू की लैंग्वेज हटा दी गई है, काम की चीजें ली गई है और 0.00% जो है इसमें से कोई फैक्ट पीछे छोड़ा गया है, मतलब कोई भी फैक्ट पीछे नहीं छोड़ा गया है। साथ ही साथ पुराने पेपरों की जो सीरीज है वो भी रेगुलर लगती रहेगी, तो उसके लिए भी आप जुड़े रहें। जितने भी 15 सालों में आरपीएससी और चेन बोर्ड के द्वारा सवाल पूछे गए हैं उनको अपन व्याख्या सहित यहाँ पर हल कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए थर्ड ग्रेड जो भर्ती हो रही है उसके लिए बहुत शानदार जो है 5-10 क्लास लेके आएंगे, जिसमें पूरे सिलेबस को समेटने का प्रयास करेंगे। और यदि अपने यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं। यहाँ पर आपको मिलेगा हमेशा का करंट अफेयर। हमेशा का करंट अफेयर आपको लिखित में मिलेगा, शॉर्टकट जो है फॉर्मेट में आपको मिलेगा, तो यहाँ जरूर जुड़े। टेलीग्राम चैनल क्लास के शेड्यूल पता करने के लिए तथा ये हमेशा का करंट अफेयर जानने के लिए जरूर इसको ज्वाइन कर लें। तथा अच्छी क्वालिटी की टेस्ट सीरीज व्याख्या सहित, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सेकंड की दे रहे हैं, थर्ड की दे रहे हैं, चाहे एसआई भर्ती के लिए दे रहे हैं या लैब असिस्टेंट या कोई भी अन्य भर्ती की, यदि आप अच्छी टेस्ट सीरीज व्याख्या सहित देखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ इन क्लासों की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आज देखेंगे वायुमंडल में जल। तो देखिए भाई, वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति आप सभी को पता है। यदि वायुमंडल में जल नहीं होगा तो वायुमंडल का उतना महत्व नहीं रहता। तो देखिए, हवा मतलब वायुमंडल में जलवाष्प मौजूद होती है, सभी को पता है। और इसका वायुमंडल में आयतन जो है अलग अलग होता है। ये 0 से लेकर 4% तक की भिन्नता में मिलती है। मतलब जो है जलवाष्प की मात्रा आपको वायुमंडल में 0 से लेकर 4% तक मिल सकती है। अधिकतम जो है 4% और कम से कम 0%, मतलब 0 से लेकर 4% तक वायुमंडल में जलवाष्प मिलती है। पहला फैक्ट यहीं से निकल के आता है। 100% जो सारे के सारे फैक्ट है वो कहाँ से हैं? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है, आप उठा के देख लेना, कक्षा 11 की किताब है, जैसे का जैसा है। मौसम की परिघटना में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, कोई नई बात नहीं है भाई। जलवाष्प के बिना मौसम की आप कल्पना नहीं कर सकते। अब देखो, जलवाष्प आपको किस में मिलेगी? गैसीय अवस्था में मिलेगी, द्रव्य अवस्था में मिलेगी और ठोस अवस्था में मिलेगी। यदि जलवाष्प गैस अवस्था में होगी तो निश्चित रूप से ये जलवाष्प के रूप में ही मिलेगी, भाप के रूप में आपको मिलेगी। यदि ये द्रव्य के रूप में यदि आपको मिलेगी तो पानी की जकी बूंदा हुआ करे माँ के रूप में मिलसी। यदि द्रव्य की अवस्था में यदि आप जलवाष्प को ढूंढ रहे तो ठोस अवस्था की बात करा तो ठोस अवस्था में जो जलवाष्प है वो बर्फ के रूप में मिलसी। तो तीनों चीजें क्लियर है कि वायुमंडल में जलवाष्प 0 से लेकर 4% तक आपको मिल सकता है। 3 रूपों में मिल सकता है, गैस, द्रव्य और ठोस अवस्था में। जल वायुमंडल में इन 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है। आगे देखिए, जल चक्र की प्रक्रिया किस प्रकार से अपने वायुमंडल में जो है जल चक्र चलता रहता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वायुमंडल में देखिए, आर्द्रता जो है जलाशयों से वाष्पीकरण और पौधों से वाष्पोत्सर्जन से प्राप्त होती है। अब जो वायुमंडल है इसमें आर्द्रता कोई अचानक से तो प्रकट होती नहीं है, बूंद की तरह। कहाँ से आती है? देखिए, 2 जगह से आती है। एक तो जलाशय, चाहे वो महासागर हो सकता है, चाहे बड़ा जो है आप बोल सकते हैं सागर हो सकता है। मतलब जो जलाशय है उनके ऊपर से ये वाष्पीकरण के रूप में आपको वायुमंडल में जलवाष्प प्राप्त होता है। या फिर पौधे जो है, पौधे जो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इनसे वायुमंडल में आपको आर्द्रता प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं, देखो
ये पौधे हैं, ये वाष्पोत्सर्जन कर रहे हैं, और यहाँ से जो आपको दिख रहा है समुद्र वाला पार्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। तो दो रूपों में आपको मिलेगा, ये भी याद रखना। स्रोत कहाँ से, पौधों से वाष्पोत्सर्जन, जलाशयों से वाष्पीकरण आर्द्रता के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान करता है। सभी को पता है महासागरों से जलवाष्प जो है वाष्पीकरण के रूप में प्राप्त होता है, और संघनन होके वर्षण के रूप में महाद्वीपों पर प्राप्त वैसे होता है। मतलब आपको यहाँ पर भी इसका वेटेज मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। मतलब वायुमंडल महासागरों तथा महाद्वीपों के बीच जल का लगातार आदान प्रदान करता है। कैसे, देखिए महासागरों से वाष्पीकरण होता है, धरातल से बात करें तो पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है, ऊपर जाके ये जो जल है संघनन के रूप में परिवर्तित होकर फिर वर्षा के रूप में वापस क्या है, धरातल पर प्राप्त होता है। मतलब एक चक्कर के रूप में ये चलता रहता है। आगे देखिए भाई, आर्द्रता। अब आती है कि आर्द्रता क्या है। देखिए लाइन एग्जिट जो है, लाइन टू लाइन आपका एनसीईआरटी का जो पार्ट है वो उठाया गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। और यदि क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर करना है भाई, अपने यार दोस्तों तक शेयर करना है, और कमेंट में बताना है कि क्लास कैसी लगी। तो देखिए सबसे पहले पूछा जाता है आर्द्रता क्या है, तो परिभाषा देखते हैं। हवा में मतलब वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प है उसे क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। मतलब अपने जो हवा है, हवा में जो भी जलवाष्प होता है वो क्या कहलाता है, आर्द्रता कहलाता है। मात्रात्मक दृष्टि से इसे विभिन्न प्रकार से व्यक्त अपन करते हैं, आगे देखेंगे। सापेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, मतलब अलग अलग रूप में इसको अपन परिभाषित करेंगे। आर्द्रता मौसम की परिवर्तना को प्रभावित करती है। सिंपल सी बात है, बिना आर्द्रता के मौसम की परिकल्पना अपन नहीं कर सकते। वर्षा, कोहरा तथा अन्य मौसमी घटनाओं का कारण भी ये आर्द्रता ही बनती है। ठीक है भाई, आगे देखिए निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता मतलब सिंपल भाषा में पहले एक बार समझ लेना कि जो वायु में उपस्थित है, जो वायु है उसमें उपस्थित जो आर्द्रता के कण है, जो आर्द्रता है, जो जलवाष्प है, वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष आर्द्रता कहलाता है। आता है एग्जाम में 101%। तो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा क्या कहलाती है, निरपेक्ष। मतलब कोई पक्ष नहीं है, बोलते हैं ना कि भाई ठीक है ये जो है कुंड है इसमें इतनी आर्द्रता है, कोई पक्ष नहीं है, मतलब जो है वही है। मतलब यह है कि वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक जो मात्रा है वो निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। ये देखिए हवा के प्रति इकाई आयतन वह जलवाष्प का क्या है, वजन है, जो उपस्थित है उसका वजन है। और इसे किस में व्यक्त करता है, ये भी पूछा जाता है कि जो है निरपेक्ष आर्द्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, तो ग्राम प्रति घन मीटर में इसको व्यक्त किया जाता है। एक ये फैक्ट, एक ये फैक्ट, दोनों छाप लेना दिमाग में। तापमान पर निर्भरता। अब देखिए हवा द्वारा जो है जलवाष्प को ग्रहण करने की क्षमता पूरी तरीके से किस पर है, तापमान पर है। कैसे, यदि तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो हवा क्या होगी, हवा फैलेगी, हवा फैलेगी। और हवा फैलेगी तो क्या होगा, जलवाष्प को सम्मिलित होने पर जगह मिलेगी, या जलवाष्प को जगह मिलेगी। मतलब क्या है, जब हवा फैलेगी तो उसमें जलवाष्प को आने की जगह मिलेगी। और जब तापमान घटेगा, घटेगा तो हवा क्या होगी, सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी, तो इस जलवाष्प को जगह नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे जो है तापमान बढ़ेगा घटेगा, जलवाष्प की ग्रहण करने की क्षमता भी घटेगी बढ़ेगी। स्थानीय भिन्नता, सभी को पता है निरपेक्ष आर्द्रता पृथ्वी पर सब जगह एक जैसे नहीं होती, कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है। मतलब सभी जगह इस पृथ्वी पर निरपेक्ष आर्द्रता मतलब वास्तविक आर्द्रता अलग अलग होती है। आगे चलते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। इसको आप सिंपल भाषा में इस तरीके से समझेंगे कि कोई हवा है, ठीक है, हवा है, उस हवा में कितनी आर्द्रता है, कितनी आर्द्रता है, जिसे अपन प्रतिशत में व्यक्त करेंगे।
प्रतिशत में व्यक्त करेंगे कि ये 40% है, 60% है, 80% है, तो वो प्रतिशत में अपन व्यक्त करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? सापेक्ष आर्द्रता। दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में, पूरी क्षमता की तुलना में, यदि क्षमता पूरी है, मान लो 100% आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है और 100% ग्रहण कर लेगी, तो वो क्या होगी? वायु संतृप्त हो जाएगी। लेकिन सापेक्ष आर्द्रता यह है कि मान लो 100 है, इस 100% में जब ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 100 है, और इसमें मान लो 50% है या 60% है, मतलब ये जब प्रतिशत में अपन व्यक्त करेंगे ना, तो वो सापेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। अब देखो, दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वायुमंडल में मौजूद आर्द्रता को प्रतिशत, आर्द्रता के प्रतिशत को क्या कहते हैं? सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। मतलब जब अपन प्रतिशत में इसको व्यक्त करते हैं तो वो सापेक्ष आर्द्रता कहलाएगी। अब देखो, आप सभी को पता है भाई, महासागरों के ऊपर जो है वो वायुमंडल में सापेक्ष आर्द्रता है वो कितनी रहेगी? 100% रहेगी, क्योंकि जितनी इसकी क्षमता है उतना वो ग्रहण कर लेगी, क्योंकि महासागर खुद जलवाष्प के स्रोत माने गए हैं। तो महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता सबसे अधिक होती है, और वो कितनी होती है? 100% होती है। छाप लेना अपने दिमाग में। महाद्वीपों के ऊपर जो है सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है, और वो कितने प्रतिशत होती है? 30% होती है। हवा के तापमान के बदलने के साथ ही आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है तथा सापेक्ष आर्द्रता भी प्रभावित होती है। सापेक्ष आर्द्रता कैसे प्रभावित होती है? मान लो मैंने कहा ये जो है वायु है, वायु है, हवा है, इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 100% है, और इसमें 50% आर्द्रता है। अब जब ये वायु जो है ठंडी होगी, वायु ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी, सिकुड़ेगी तो इसमें आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कम होगी, कम होगी तो जो 50% है ना, वो 60-70% तक हो जाएगा, क्योंकि नई आर्द्रता उसमें सम्मिलित नहीं हो सकती। जो है उसका ही परसेंटेज बढ़ गया है, क्योंकि उसकी क्षमता कम हो गई है। क्षमता कम हो गई तो जो ओरिजिनल में प्रतिशत में उसमें मौजूद है वो बढ़ी जाएगी, क्योंकि उसमें क्षमता कम हो गई है। तो जैसे ही वायु ठंडी होगी तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी, और जैसे ही वायु गर्म होगी तो सापेक्ष आर्द्रता घट जाएगी, क्योंकि उसमें सम्मिलित होने की जगह और मिल जाएगी, उसका प्रतिशत घट जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखना। जब हवा ठंडी होगी तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी, जब हवा गर्म होगी तो सापेक्ष आर्द्रता घट जाएगी। आगे देखिए भाई, निष्कर्ष बात करते हैं, तब तक मैं एक बार पानी पी लेता हूं। देखिए, निरपेक्ष आर्द्रता का मतलब क्या है? जो हवा में वास्तविक जलवाष्प है उसकी मात्रा क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है। सापेक्ष आर्द्रता वायु में जो है नमी का कितना प्रतिशत है, वो तापमान पर निर्भर करता है पूरी तरीके से, और जो प्रतिशत है वही क्या कहलाता है? सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता बताता है कि कितना है, और सापेक्ष बताता है कि कितना हो सकता था। मतलब कितना हो सकता था कि उसकी ग्रहण करने की क्षमता कितनी है, कितना प्रतिशत है, और कितनी क्षमता है। अब देखिए, संतृप्त हवा और औसाक बिंदु किसे कहते हैं? संतृप्त हवा मैंने कह दिया कि किसी हवा में जो है सापेक्ष आर्द्रता जब बढ़ जाती है, और एक सीमा वो आ जाती है कि उसमें और आर्द्रता नहीं आ सकती, जब हवा में सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हवा कहते हैं। एक निश्चित तापमान पर जलवाष्प से पूरी तरह पूरित हवा को क्या कहते हैं? संतृप्त हवा। पूरी तरह पूरित का मतलब क्या है? कि मान लो 100% इसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता है, और 100% इसने ग्रहण कर ली है, तो ये जो है हवा कौन सी कहलाती है? संतृप्त हवा कहलाती है। मतलब बी की जति कैपेसिटी है कि भाई 100% आर्द्रता ग्रहण कर सके, और बत्ती की बत्ती भी आर्द्रता मिल जाए, तो बा कहीं हुए बा हुए संतृप्त हवा।
अब देखो इसका मतलब है कि हवा इस स्थिति में दिए गए तापमान पर और अधिक आर्द्रता को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। मतलब जितनी उसकी क्षमता थी ना उतनी उसने आर्द्रता ग्रहण कर ली, अब उसकी कोई भी क्षमता नहीं रही है, एक जो है बूंद भी और आर्द्रता वो ग्रहण नहीं करेगा। मतलब जो हवा है वो कैसी हो चुकी है, संतृप्त हवा हो चुकी है। अब देखिए औष्णांक, हवा के दिए गए प्रतिदर्श में जिस तापमान पर संतृप्तता आती है उसे क्या कहते हैं, औष्णांक कहते हैं। मतलब अब क्या है कि पूरी तरीके से ठोस अवस्था में वो बदलने वाला है। मतलब क्या है, पूरी तरीके से हवा जो है संतृप्त हो चुकी है, तो वही बिंदु क्या कहलाता है, औष्णांक बिंदु कहलाता है। वाष्पीकरण बहुत सिंपल सी बात है। हमने कहा कि वाष्पीकरण का स्रोत माने गए हैं महासागर। देख लेते हैं, वाष्पीकरण वह क्रिया है जिसके द्वारा जल जो है द्रव्य द्रव्य से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण का मुख्य कारण क्या है, ताप है। जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो वाष्पीकरण और अधिक होता है। सिंपल सी बात है, ये किस अवस्था में है, यहाँ पर जो जल है वो किस अवस्था में है, द्रव्य अवस्था में है। यहाँ से ये वाष्पीकरण होता है, मतलब किस अवस्था में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, बिल्कुल वाष्पीकरण पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, ताप का पड़ता है। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे वाष्पीकरण की क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। छाप लेना दिमाग में, जिस तापमान पर जल जो है वाष्पीकृत होना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहा जाता है। तापमान की भूमिका देखिए, तापमान में वृद्धि के साथ हवा में जल को अवशोषित करने में धारण करने की क्षमता बढ़ती है। तो यहाँ से ये फैक्ट याद रखना, जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण और अधिक होगा, मतलब वाष्पीकरण करने की क्षमता और अधिक बढ़ेगी। आगे चलते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला अपन ने देख लिया तापमान, तापमान में वृद्धि के साथ जो है वाष्पीकरण की दर भी बढ़ती है। आर्द्रता, देखिए यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी को अवशोषित करने तथा धारण करने की क्षमता होती है भाई। अब देखो यदि आर्द्रता कम होती है, ऑटोमेटिक जो है पहले हवा में आर्द्रता कम है तो उसकी और वाष्पीकरण करने की क्षमता क्या है, वाष्पीकरण या नमी धारण करने की क्षमता रहेगी। यदि मान लो सापेक्ष आर्द्रता हो गई, मतलब आर्द्रता 100% वो ग्रहण कर सकता था हवा और 100 है, तो फिर क्या मतलब है, फिर और कहां से करेगा, मतलब आर्द्रता इंपॉर्टेंट है। यदि आर्द्रता कम है तो हवा में नमी और अवशोषित हो सकती है वरना नहीं होगी। हवा की गति, देखिए हवा की जितनी गति होगी वाष्पीकरण भी उतना ही तीव्र होगा। तो ये तीनों चीजें जो है प्रभावित करती है वाष्पीकरण को। एग्जाम में सवाल आता है कि निम्न में से जो है वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है, तो आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बता दोगे कि ये तो करते हैं। अब देखिए संघनन क्या है, मोटे तौर पे कुछ नहीं है संघनन, ये जो है द्रव्य अवस्था में पानी है, ये जब वाष्पीकृत होता है या वाष्पीकरण इसका होता है तो ये गैसीय अवस्था में जाता है। एक बिंदु जहां पर ये जो है वाष्प आपको धूल कणों के चारों ओर लिपटते हुए एक झुंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, तब ये क्या कहलाते हैं, बादल के रूप में बन जाते हैं। किससे, संघनन होकर। तो सिंपल सी बात है, जब वाष्पीकरण के द्वारा जो है आर्द्रता है ऊपर जाती है, या समुद्रों से जब वाष्पीकरण होता है तो वो गैसीय अवस्था में बदलता है, एक जगह जाकर जब वो एक झुंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं मतलब बादल बनते हैं, तो वो बादल इस संघनन की अवस्था से ही बनते हैं। देख लेते हैं, जल वाष्प का जल के रूप में बदलना संघनन कहलाता है। अब देखिए जल है, द्रव्य अवस्था में है, ये वाष्प के रूप में निकला और वापस जब जल के रूप में बदल गया तो ये क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। उष्मा का ह्रास ही संघनन का कारण होता है। जो इस गैस में उष्मा होती है उसका ह्रास हो जाता है तो पीछे क्या बचती है, सिर्फ आर्द्रता बचती है, सिर्फ जल बचता है, उसे क्या कहते हैं, संघनन। संघनन की प्रक्रिया, जब आर्द्र हवा ठंडी होती है तब उसमें जलवाष्प को धारण रखने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प द्रव्य में संघनित हो जाता है। मतलब जब आर्द्र हवा एकदम ठंडी हो जाती है तब उसमें और जलवाष्प धारण करने की क्षमता नहीं होती, वो समाप्त हो जाती है, तब अतिरिक्त जलवाष्प जब है वो द्रवीय अवस्था में बदल जाता है तो वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अद्रव्यपातन, जब जलवाष्प सीधे सीधे जो है जल में ना बदलकर सीधे ठोस मतलब द्रव्य में ना बदलकर ठोस में बदल जाए तो इसे क्या कहते हैं, अद्रव्यपातन कहा जाता है। मतलब सीधे बर्फ में बदलना क्या कहलाता है, अद्रव्यपातन कहलाता है। संघनन को सिंपल भाषा में वाष्पीकरण जब होता है, वाष्पीकरण होता है द्रवीय अवस्था से, जब गैस अवस्था में जल बदलता है ऊपर जाके
वापिस जब जो है उसकी उष्मा मुक्त हो जाती है और वो सिर्फ जल के रूप में रहता है तो वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। संघनन की प्रक्रिया से बादल बनते हैं और एक हिमांक बिंदु मतलब जब इस हवा का तापमान 0 डिग्री हो जाता है तब ये वापिस नीचे की ओर आता है जिससे बारिशें होती है। संघनन केंद्रक। अब स्वतंत्र हवा में देखो छोटे छोटे कण जो होते हैं इनके चारों ओर ठंडा होने के कारण संघनन होता है। तब इन छोटे छोटे कणों को संघनन केंद्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है, हवा में जो भी कण है, जो भी धूल कण वगैरह है वो क्या कहलाते हैं? संघनन के केंद्र कहलाते हैं। धूल के कण, वायुमंडल में मौजूद धूल के कण जो है, धुआं सूक्ष्म जो है धुएं के कण है तथा महासागरों से आने वाले नमक के कण है, ये क्या कहलाते हैं? ये संघनन के केंद्र कहलाते हैं। पूछ सकते हैं आपको, संघनन का केंद्र निम्न में से नहीं है? धूल के कण है, धुआं है, नमक के कण है, ये सभी क्या है? जो भी जल को अपने चारों ओर लपेटने देता है वे काई कहलावे? वे कहलावे संघनन का केंद्रक। ये कण पानी को अवशोषित करते हैं और अच्छे केंद्रक होते हैं भाई। ठीक है, पानी वानी पी लेते हैं क्योंकि मामला ही जल का चल रहा है, तो जल है तो जीवन है। आगे चलते हैं। संघनन की अवस्था है। अब देखो, आयतन नियत, वायु का आयतन नियत हो एवं तापमान औसांक तक गिर जाए, मतलब तापमान जो है 0 डिग्री तक चला जाए, दोनों में कमी, वायु का आयतन तथा तापमान दोनों ही कम हो जाए तो संघनन की अवस्था बन जाती है। वाष्प की वृद्धि, वाष्पीकरण द्वारा जो है वायु में और अधिक जल वाष्प प्रविष्ट हो जाता है तो संघनन की अच्छी अवस्था बनती है। हवा के तापमान में कमी संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है भाई। 1 मिनट, कॉल है कोई। हेलो, मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ, करता हूँ। आगे देखिए भाई, तो हवा के तापमान में कमी जो है संघनन के लिए सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। मतलब संघनन सबसे उपयुक्त तभी माना जाता है जब वो औसांक बिंदु को छू लेता है, हिमांक बिंदु को छू लेता है संघनन के रूप में। अब देखो, संघनन के बाद वायुमंडल की जो जलवाष्प या आर्द्रता है निम्नलिखित रूपों में परिवर्तित हो जाती है। मतलब किस किस रूप में वो बदल जाती है? ओस, ओस के रूप में बदल जाती है। ठंडी सतहों पर पानी की जो बूंदें होती है वो क्या कहलाती है? ओस कहलाती है। ड्यू फैक्टर, मैच देखते हो तो उसमें आता है ना ड्यू फैक्टर है, मतलब ओस गिर रही है। कोहरा, सतह के पास के बादल जो है कोहरा कहलाते हैं और यही कोहरा का रूप जब अपनी सतह से ऊपर होता है, 2-3 किलोमीटर ऊपर होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो बादल कहलाते हैं। तुषार, बर्फ के छोटे रवे जो है वो क्या कहलाते हैं? तुषार कहलाते हैं। और बादल, ऊंचाई पर जल की बूंदें क्या कहलाती है? बादल कहलाती है। ये किसके रूप है? संघनन के ही रूप है। ओस का निर्माण, जब रात में देखो जमीन, घास, पत्तियां तथा अन्य सतह ठंडी हो जाती है, मतलब मान लो कि सतह पर जो कुछ भी है वो एकदम ठंडा हो जाता है, तो उसके संपर्क में जो हवा आती है ना, उसका तापमान भी क्या होता है? गिर जाता है। उसका तापमान गिरकर कहाँ तक? औसांक बिंदु तक, मतलब 0 डिग्री तक लगभग हो जाता है। इस स्थिति में हवा में जो मौजूद जलवाष्प है ना, वो संघनित होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, मतलब हवा में जो जलवाष्प है वो इकट्ठा होकर संघनन होकर, उसका संघनन होकर वो क्या करती है? छोटी छोटी बूंदों के रूप में सतह पर जमा हो जाती है। जैसे पेड़ पौधे पर आप देखते हो, पत्तों पर देखते हो, छोटी छोटी घास है तो उन पे देखते हो कि एक बूंदों के रूप में, दूब होती है, आप ग्राउंड में जब देखते हो तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। इन्हीं बूंदों को क्या कहते हैं? ओस कहते हैं। अब देखो, ओस के लिए पूछा जा सकता है कि कौन सी दशाएं सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो ओस आप देखते हो ना भाई, बादल जब होते हैं, कोई मैच चल रहा होता है तो बादल वगैरह होते हैं तो ओस नहीं गिरती उतनी। जब एकदम आसमान साफ होता है, मतलब बादल रहित रात होती है, तब ओस, अभी यदि कोई मैच वगैरह होते हैं ना, तब ओस ड्यू फैक्टर ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि आसमान सर्दी के मौसम में लगभग साफ रहते हैं। तो बादल रहित रात हो, शांत एकदम हवा हो, यदि हवा तेज होगी तो कहाँ भाई ये बूंदे कहाँ जमेगी? उड़ जाएगी। मतलब हवा एकदम शांत हो, उच्च आर्द्रता हो, मतलब सापेक्ष आर्द्रता अधिक हो, मतलब जितनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता हो उतनी हो, और उनकी एक्स्ट्रा जो होगी वो बूंदों के रूप में आपको नजर आ जाएगी। लंबी रातें हो, ठंडी व लंबी रातें हो, तो सर्दी से अच्छी जो है ठंडी और लंबी रातें कब हो सकती है भाई? तो सबसे ज्यादा ड्यू फैक्टर अभी देखने को मिलता है। तुषार का निर्माण, तुषार ठंडी सतहों पर बनता है भाई जब संघनन जो है तापमान के
जमाव बिंदु से नीचे 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तब तुषार का निर्माण होता है। अर्थात औसांक जमाव बिंदु पर ये उसके नीचे होता है। अतिरिक्त नमी जो है पानी की बूंदों की बजाय छोटे छोटे बर्फ के रूप में जम जाती है, बर्फ के रवों के रूप में। सिंपल सी बात है, ओस क्या है, ओस बूंदों के रूप में, और ये तुषार क्या है, छोटे छोटे बर्फ के रवों के रूप में जम जाता है। उजले तुषार के बनने की सबसे उपयुक्त अवस्थाएं ओस के बनने की अवस्था के समान ही है, केवल हवा का तापमान जमाव बिंदु या उससे नीचे होता है। बस इतना सा फर्क है, ओस में थोड़ा तापमान अधिक होता है, इसमें कितना होता है, 0 डिग्री या उससे कम होता है। कोहरा व कुहासा क्या है भाई, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी वायु सहती अचानक नीचे की ओर गिरती है, नीचे की ओर आती है, तब छोटे छोटे धूल के जो कण हैं इनके ऊपर संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मतलब क्या है, वापिस समझो, जब बहुत अधिक मात्रा में जलवाष्प से भरी जो वायु है, वायु का झुंड है, अचानक नीचे की ओर गिरता है, तब जो नीचे जमीन के आसपास छोटे छोटे धूल के कण होते हैं ना, उनके ऊपर संघनन की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो अपने को कोहरा या कुहासा नजर आता है। कोहरा एक बादल है, क्या है, धरातल के पास का बादल है जिसका आधार सतह पर या सतह के बहुत नजदीक होता है। कोहरा तथा कुहासा के कारण दृश्यता कम तथा शून्य भी हो सकती है। आप सभी को पता है, यदि तकड़ा कोहरा आ रखा है तो सामने गाड़ी को कुछ भी नजर नहीं आएगा। कुहासा, कुहासे एवं कोहरे में केवल इतना अंतर होता है कि कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी अधिक होती है भाई। जो कोहरा होता है वो शुष्क होता है और कुहासा में नमी अधिक होती है। कुहासा पहाड़ों पर अधिक पाया जाता है, ये भी याद रखना भाई। कुहासा पहाड़ों पर अधिक मिलता है और कोहरा तो अपने यहाँ पर भी खूब मिल जाता है। धूम्र कोहरा, ये स्मॉग होता है, दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या जो है, राष्ट्रीय राजधानी की, ये वर्तमान में नजर आती है और पूरे जो है भारत के लिए एक समस्या बन रखी है ये जो स्मॉग है। और अभी एक सर्वे में देखने को मिला है कि 80% दिल्ली के लोग जो है वो दिल्ली को छोड़ना चाहते हैं। आखिर देखिए, पलायन कर रहे हैं। होता क्या है कि सिंपल सी बात है, पहाड़ इधर से चढ़ता है और वापस गिर के आता है। लोग गांव से प्रस्थान करते हैं शहर की ओर, लेकिन मुड़ के आना कहाँ है, वापस गांव की ओर ही आना है, क्योंकि गांव जैसा मौसम और शुद्ध हवा कहीं नहीं मिलती। तो मेरे भाई, गांव सबसे बेस्ट है, गांव की लाइफ सबसे अच्छी है। तो नगरीय व औद्योगिक केंद्रों में धुएं की अधिकता के कारण केंद्रकों की मात्रा भी अधिक होती है, जो कोहरे और कुहासे के बनने में मदद देती है। अब देखिए, धूम्र कोहरा, ऐसी स्थिति को जिसमें कोहरा तथा धुआं सम्मिलित रूप से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, धूम्र कोहरा कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो इसको छाप लेना। कोहरे कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होते हैं भाई, तथा जहां गर्म हवा की धारा ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो वहां ये प्रबल रूप से देखने को मिलते हैं। मतलब दो अलग अलग जो है तापमान की हवाएं जब आपस में टकराती है तो वहां पर बहुत अच्छा जो है कोहरा निर्मित होता है। आगे चलिए, बादल। बादल क्या है भाई, पानी की छोटी बूंदों या बर्फ के टुकड़ों रवों सहित जो है बादल, पानी की छोटी बिंदु या बर्फ के छोटे रवों की सहती होता है। क्या होता है, झुंड होता है, या तो पानी का या बर्फ का, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनता है। जब जलवाष्प जो है उसका संघनन होता है तो बादलों का निर्माण होता है। क्योंकि बादल का निर्माण पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पर होता है, इसलिए ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनकी ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता और अपारदर्शिता के आधार पर बादलों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया है। उनके रूप भी देखते हैं। बादलों के मुख्य प्रकार, पक्षाभ मेघ सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जो है मेघ कौन से कहलाते हैं, वो पक्षाभ मेघ कहलाते हैं। इनकी देखिए जो ऊंचाई कितनी होती है, 8 से 12 किलोमीटर, 8000 से 12 मीटर की ऊंचाई पर पतले और बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद देखिए कपासी मेघ, कपासी मेघ मतलब कपास जैसे नजर आते हैं, रुई के ढेर जैसे नजर आते हैं, और इनकी ऊंचाई कितनी होती है, 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, रुई के समान दिखते हैं। स्तरी मेघ कैसे होते हैं, परत के रूप में इस तरीके से जमा हुए होते हैं, अपने को नजर आती है इस तरीके से। परतदार बादल आकाश के बड़े भाग पर फैले रहते हैं, एकदम परत की तरह। वर्षा मेघ, और यही सर्वाधिक वर्षा करते हैं, काले और गहरे स्लेटी रंग के होते हैं और वर्षा लाने में महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाते हैं। पक्षाभ मेघ देखते हैं, देखिए 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर निर्माण, पतले हुए बिखरे हुए होते हैं इस तरीके से, पंख के समान प्रतीत होते हैं, हमेशा सफेद रंग के होते हैं।
हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कैसे पक्षाब, तो यहाँ से इनकी पूछ सकते हैं ऊंचाई 8 से 12 किलोमीटर, 8000 से 12,000 मीटर, और पंख के समान नजर आते हैं, हमेशा सफेद रंग के होते हैं और सबसे ऊंचाई पर होते हैं। ये फैक्ट याद रखना। आगे देखिए, कपासी मेघ रुई के समान दिखते हैं, पूछ सकते हैं। क्यूमुलस जो है, मेघ कैसे नजर आते हैं, तो रुई के समान। ये भी जो है इंग्लिश की टर्मोलॉजी भी आप याद रखना। 4 से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, छितरे और इधर उधर बिखरे हुए नजर आते हैं। ये देखिए, बिखरे हुए नजर आते हैं। पक्षाब में हमेशा एकदम सफेद नजर आते हैं, चपटे आधार वाले होते हैं, इस तरीके से होते हैं भाई। चपटे जो है आधार वाले होते हैं और रुई के ढेर के समान आपको नजर आते हैं, ये इस तरीके से। स्त्री मेघ, स्टेटस, इस तरीके से ये नजर आते हैं। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत बड़े भाग पर परतों के रूप में फैले रहते हैं। निर्माण का कारण, ये बादल सामान्यतः या तो उष्मा के हास या अलग अलग तापमान पर हवा के आपस में मिश्रण होने से इनका निर्माण होता है। तो ये स्त्री मेघ पूछ सकते हैं कि कौन से परत बादल जो है एक परत के रूप में आपको नजर आते हैं, तो वो है स्त्री मेघ। वर्षा मेघ, निम्बुस, निम्बुस भी इन्हें बोला जाता है, काले व गहरे स्लेटी रंग के होते हैं, मध्यम स्तरों या पृथ्वी की सतह के काफी नजदीक होते हैं, इस कारण ये वर्षा लाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य की किरणों के लिए कैसे होते हैं, अपारदर्शी होते हैं। अरे तभी तो आप देखा नहीं कई बार क्या ठंड होगी और बादलों आएगो, मतलब सूरज की रोशनी के सामने बादलों आएगो, तो वो बादल कौन से होते हैं, ये बादल होते हैं वर्षा मेघ। मोटे जलवाष्प की आकृति विहीन सतही होते हैं ये। कभी कभी बादल इतनी कम ऊंचाई पर होते हैं कि आपको नजर आता है कि यहाँ से जो है एकदम सतह के टच है, मतलब सतह को छूते हुए नजर आते हैं। ठीक है भाई। आगे देखिए, बादलों का संयुक्त वर्गीकरण की बात करें तो ऊंचे, मध्यम ऊंचाई वाले और कम ऊंचाई वाले। तो सबसे ऊंचे जहां पक्षाब नाम आ रहा है, तो पक्षाब, पक्षाब स्त्री मतलब बहुत ऊंचाई पर ऐसे परत के रूप में यदि आपको नजर आए और हमेशा सफेद नजर आए, तो वो कौन से हैं, पक्षाब स्त्री। पक्षाब कपासी मतलब सबसे ऊंचे, हमेशा सफेद रंग के और थोड़ा रुई जैसा आकार लिए हुए नजर आते हैं, तो वो पक्षाब कपासी। तो पक्षाब, पक्षाब स्त्री, पक्षाब कपासी सबसे ऊंचे। मध्यम ऊंचाई के बादल कौन से हैं, स्त्री मध्य और कपासी मध्य, ये मध्यम ऊंचाई के। सबसे कम ऊंचाई के कौन से, स्त्री कपासी और स्त्री वर्षा मेघ तथा कपासी वर्षा मेघ, जो कि सबसे ज्यादा बारिश करने वाले माने जाते हैं, ये सबसे कम ऊंचाई के होते हैं। ये चार मूल रूप से बादल मिलकर इन संयुक्त रूपों का निर्माण भी करते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अलग अलग है। लगभग जो है 10 प्रकार के बादल होते हैं। ये संयुक्त वर्गीकरण है इनका। अब देख सकते हैं आप, ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले हैं, ये सर्वाधिक ऊंचाई वाले हैं, ये मध्यम ऊंचाई वाले हैं, ये सबसे कम ऊंचाई वाले हैं। ये आप देख सकते हैं इनका विस्तार इस तरीके से होता है। कोम्बुलिस, कोम्बुनिम्बुस, ये जो है सर्वाधिक बारिश करते हैं भाई। वर्षण, अब देखो, स्वतंत्र हवा में लगातार संघनन की प्रक्रिया जो है संघनित कणों के आकार को बड़ा करने में मदद करती है। एक लिमिट तक संघनन होता है और संघनन होने के बाद फिर क्या है, वर्षण शुरू हो जाता है। जब हवा का प्रतिरोध गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उनको रोकने में असफल हो जाता है, मतलब हवा कब तक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को रोक पाती है, जब जवाब दे देती है, तब ये पृथ्वी की सतह की ओर गिरते हैं इस तरीके से बादल। जब बादल जो है बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, तो यही वर्षण कहलाता है। जलवाष्प के संघनन के बाद नमी के मुक्त होने की अवस्था को वर्षण कहते हैं। या तो ये जल की बूंदों के रूप में या बर्फ के रूप में गिरेगा। अरे जब कहते हैं ना कि ओला गिर रहा है, ओला गिरना मतलब वो द्रव्य अवस्था में गिर रहा है। बारिश हो रही है मतलब सॉरी, जब ओले गिर रहे हैं मतलब ठोस अवस्था में, जब बारिश हो रही है मतलब द्रव्य अवस्था में। होता क्या है, चक्कर मैंने बता दिया कि वाष्पीकरण होता है, फिर वो जो है जलवाष्प ऊपर जाकर संघनित होता है, संघनन होकर बादलों का निर्माण करता है और वो बादल क्या करते हैं, वर्षण करते हैं। तो ये एक चक्र चलता रहता है। आगे देखिए, वर्षण के विभिन्न रूप। वर्षण देखो, वर्षा के रूप में होता है, हिमपात के रूप में होता है, सिंहम वृष्टि के रूप में होता है और करकापात मतलब ओलों के रूप में गिरता है। तो देखिए, जब वर्षण पानी के रूप में होता है तो वो क्या कहलाती है, वर्षा कहलाती है। जब तापमान 0 डिग्री से भी कम होता है तो षटकोणीय रवों के रूप में,
छह कोण के जो है छोटे छोटे रवे गिरते हैं तो वो हिमपात कहलाता है। सिहम वृष्टि मतलब जमी हुई वर्षा की बूंदे या पिघली हुई बर्फ के पानी की जो है आपको जम्मू कश्मीर वगैरह में देखने को मिलता है। सिहम वृष्टि इस प्रकार से जमी हुई वर्षा की बूंदे या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे जब गिरती है तो सिहम वृष्टि कहलाती है। ये आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, दे रखी है। ओला बर्फ के छोटे गोलाकार ठोस टुकड़े जब सीधे गिरते हैं तो वो ओला गिरना कहलाता है। ये भी हिमालय वाले पार्ट में होता है भाई। आगे देखो सिहम वृष्टि देख लेते हैं। सिहम वृष्टि जमी हुई वर्षा की बूंदे हैं या पिघली हुई बर्फ के पानी की जमी हुई बूंदे। ये इस प्रकार से जो होती है ये क्या कहलाती है? सिहम वृष्टि कहलाती है। जमाव बिंदु मतलब 0 डिग्री से नीचे के तापमान के साथ जब वायु की एक परत सतह के नजदीक आधे जमे हुए परत पर गिरती है तब सिहम वृष्टि होती है। वर्षा की बूंदें जो गर्म हवा से निकलती है तथा नीचे की ओर ठंडी हवा से मिलती है तब वो क्या होती है? ठोस हो जाती है तथा सतह पर वर्षा की बूंदों से भी छोटे आकार में बर्फ के रूप में गिरती है, वो सिहम वृष्टि कहलाती है। तो सिहम वृष्टि क्या है ये याद रखना, जमी हुई वर्षा की बूंदें या पिघली हुई बर्फ के पानी की बूंदें सिहम वृष्टि कहलाती है। ओलावृष्टि कभी कभी वर्षा की बूंदें बादल से मुक्त होने के बाद क्या होता है, इनका घर्षण कम होता है। घर्षण कम होता है तो ये सीधे बर्फ के रूप में छोटे गोलाकार टुकड़े इस तरीके से आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो ओलावृष्टि कहलाती है। ये सीधी पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है और ओलापत्थर इसे अपन कह सकते हैं। संरचना कैसी होती है? ये वर्षा के जल से बनती है जो ठंडी परतों से होकर गुजरती है और ओलापत्थर एक के ऊपर एक बर्फ की कई सेकेंडरी परतें वाले होते हैं भाई। इस तरीके से आके ये गिरते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं? ओलावृष्टि कहते हैं। पानी पी लेता हूँ एक बार में। आगे देखिए भाई वर्षा के प्रकार। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर अपन 3 प्रमुख प्रकारों की बात करेंगे। सवैनीय वर्षा, गर्म हवा के ऊपर उठने, जैसे अपन देखते हैं कि इधर से व्यापारिक पवन आती है, इधर से व्यापारिक पवन आती है, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की। ये क्या है? 0 डिग्री है। इधर वाली व्यापारिक पवन आती है, इधर वाली व्यापारिक पवन आती है। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि आपस में टकराती है, आपस में टकराती है, ऊपर उठती है। ऊपर उठती है मतलब क्या हो रहा है? इनका संवहन हो रहा है और ऊपर उठने के बाद ये जब हिमांक बिंदु, इनमें ऑटोमेटिक क्या होता है? अरे जब समुद्र वाले पार्ट से उठ रही है तो इनमें आर्द्रता तो होती है। आर्द्रता ऊपर जाके ये जलवाष्प संघनित होता है, संघनित होकर जो वापस बारिश करता है तो इस प्रकार की जो वर्षा है वो क्या कहलाती है? सवैनीय वर्षा कहलाती है। मतलब गर्म हवा का ऊपर उठना, ऊपर जाके ठंडी होके हिमांक बिंदु को छूने के बाद वापस वर्षण के रूप में आना, ये क्या? सवैनीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा मतलब पर्वतों के कारण हवा के ऊपर उठना। मान लो इधर से हवा चल रही है, इधर पर्वत है, इसमें आर्द्रता है, पर्वत से टकराई, ऊपर उठी और यहाँ पर खूब सारी बारिश कर देती है तो वो कौन सी वर्षा? पर्वतीय वर्षा। जैसे भारत का पश्चिमी घाट, वहां पर कैसी वर्षा होती है? वहां पर पर्वतीय वर्षा होती है। भूमध्य रेखा के आसपास कौन सी वर्षा? सवैनी वर्षा। हर दोपहर 2 बजे बाद जो बारिश होती है वो सवैनी वर्षा कहलाती है। चक्रवाती या फ्रंटल वर्षा, चक्रवातों के कारण जो बारिश होती है वो चक्रवाती वर्षा कहलाती है। सवैनी वर्षा, हवा गर्म हो जाने पर हल्की होकर सवैनीय धाराओं के रूप में ऊपर की ओर उठती है, ऊपर की ओर उठती है। उठने के बाद वायुमंडल की ऊपरी परत में पहुंचने के बाद ये क्या करती है? फैलती है और तापमान के कम होने से ये क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। आप सभी को पता है सौरमंडल में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तापमान गिरता जाएगा। प्रक्रिया परिणाम स्वरूप संघनन की क्रिया होती है तथा कपासी मेघों का निर्माण हो जाता है जो कि बारिश करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। गरज तथा बिजली कड़कने के साथ मूसलाधार बारिश होती है लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं होती है भाई, थोड़े समय के लिए होती है लेकिन मूसलाधार बारिश होती है। ये वर्षा कौन सी कहलाती है? सवैनी वर्षा। स्थान व समय की बात करें तो इस प्रकार की वर्षा गर्मियों में या दिन के गर्म समय में प्राप्त होती है। ये विषुवत रेखीय क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र तथा खासकर उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपों के भीतरी भागों में प्राय आपको देखने को मिलती है। छाप लेना या तो 0 डिग्री के आसपास विषुवत रेखीय क्षेत्र में इस प्रकार की बारिश होती है या फिर उत्तरी गोलार्ध के जो है महाद्वीपों के भीतरी भाग, महाद्वीपों के भीतरी भाग में इस प्रकार की बारिश आपको देखने को मिलती है।
पर्वतीय वर्षा, सिंपल सी बात है, मैंने बता दिया। अब देखो, यदि अरावली जो है अरब सागरीय शाखा है, उसके इस तरीके से होती तो खूब सारी अपने राजस्थान में कौन सी वर्षा होती, पर्वतीय वर्षा होती, लेकिन वो तो इस प्रकार से है, तो इसके समानांतर आगे निकल जाती है ये हवाएं। इधर पहले देख लेते हैं। देखो, इधर से हवा आ रही है, ये पर्वत है, तो यहाँ इससे टकराई, ऊपर उठी, संघनन हुआ और खूब सारी बारिश करी, यहाँ पे बारिश कर देती है। तो ये देखो हरा भरा क्षेत्र जो नजर आ रहा है, यहाँ पे कौन सी वर्षा हुई है, पर्वतीय वर्षा। अब इधर जाती है तो इसमें आर्द्रता की कमी होती है, क्योंकि ये आर्द्रता यहाँ पर छोड़ देती है, और इधर जाती है तो बिल्कुल शुष्क होती है, ये ड्राई होती है। और ये जो क्षेत्र है दूसरी साइड का, वो कौन सा, वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बारिश प्राप्त नहीं होती। तो जब संतृप्त वायु की सहती पर्वतीय ढाल पर आती है, तब ये ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाती है, तथा जैसे ही ये ऊपर की ओर उठती है तो फैलने लगती है, इसका तापमान गिरता जाता है, आर्द्रता संघनित हो जाती है, और उसके बाद ये वर्षण के रूप में, बारिश के रूप में वापस धरातल पर नजर आती है। और पवनाभिमुख ढाल, मतलब जिधर पवन चल रही है उस वाले ढाल पर खूब सारी बारिश करती है, और दूसरी साइड मतलब पवन विमुख की ढाल या प्रति पवन ढाल पर सूखे या वर्षा विहीन की स्थिति बन जाती है। आगे देखो भाई, वृष्टि छाया क्षेत्र, बिल्कुल जो दूसरी साइड का क्षेत्र है वो वृष्टि छाया क्षेत्र में। इस प्रकार की वर्षा का मुख्य गुण है कि पवनाभिमुखी ढाल पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इस भाग में वर्षा होने के बाद ये हवाएं दूसरे ढाल पर पहुंचती है, फिर नीचे की ओर उतरती है, तथा उनका तापमान बढ़ जाता है, तब उनकी आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, एवं इस प्रकार प्रति पवन ढाल सूखे व वर्षाविहीन हो जाती है। अब देखो, आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब उसमें आर्द्रता नहीं है तो बारिश कहाँ से करेगी। तो ये मान लो पर्वत है, पिछली क्लास में देखा, इधर से हवा आई, ये आर्द्रता लिए हुए, यहाँ पर जो है ये बारिश करेगी, लेकिन इधर वाला पार्ट एकदम सूखा रहेगा। प्रतिपवन भाग में स्थित क्षेत्र जिसे कम वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है वो। चक्रवातीय वर्षा, देखिए पिछले क्लास में अपन ने देखा है, फिर भी देखते हैं, जब दो अलग अलग तापमान वाली हवाएं, एक ठंडी हो दूसरी गर्म हो, आपस में टकराती है, तो हवाएं ऊपर उठती है, उसमें मौजूद जलवाष्प जो है संघनित होकर बादल बनाता है, जिससे वर्षा होती है। इस प्रकार की वर्षा कौन सी कहलाती है, चक्रवातीय वर्षा कहलाती है। किस प्रकार से, देखो गर्म हवा क्या होती है, अपन ने देखा था दो अलग अलग प्रकार की हवाएं आती है। तो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा इसके नीचे धस जाती है। अधिविशिष्ट, जब लास्ट चक्रवात की अंतिम दशा अपन ने पढ़ी थी कि हवाएं जो है धरातल को छोड़ देती है और चक्राकार रूप में इस तरीके से जो है क्या होती है, बन जाती है, तो वो क्या कहलाता है, चक्रवात कहलाता है, और इससे होने वाली बारिश चक्रवाती वर्षा। तो गर्म हवा हल्की होती है इसलिए ऊपर उठती है, ठंडी हवा भारी होती है इसलिए नीचे की ओर रहती है। जब ये दोनों हवाएं टकराती है तो गर्म हवा तेजी से ऊपर उठ जाती है, ऊपर जाकर ये हवा ठंडी होकर बादल बनाती है, बादलों से लगातार बारिश होती है, और ये बारिश कई घंटों या दिनों तक चलती है। जैसे सर्दी की ऋतु में अभी अपने चक्रवाती वर्षा होगी, कौन सी, भूमध्य सागरीय चक्रवाती वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ वाली जो वर्षा होगी ना, वो 5-10 दिनों तक अपने चलेगी। आगे देखिए, संसार में वर्षा का वितरण। एक साल में पृथ्वी की सतह पर अलग अलग भागों में होने वाली वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। आप सभी को पता है कि संपूर्ण संसार पर एक जैसी बारिश देखने को नहीं मिलती। आप देख सकते हो कि भूमध्य रेखा पर जो है या उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है, वहां पर हर दोपहर बाद जो है आपको बारिश देखने को मिलती है। क्या है, बारिश देखने को आपको मिलती है। और ऐसे क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र, यहाँ पर बारिश देखने को ही नहीं मिलती, मतलब इसका जो है अलग अलग वितरण आपको देखने को मिलता है। सामान्य तौर पर जब हम विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती जाती है। मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से क्या करेंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे, वर्षा की मात्रा घटती जाएगी। तटीय और आंतरिक क्षेत्रों में, तो तटीय क्षेत्र, विश्व के तटीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के भीतरी भागों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है भाई। तटीय क्षेत्र जो है यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, किसकी तुलना में, महाद्वीपों के भीतरी भागों में। महासागर, विश्व के स्थलीय भागों की अपेक्षा महासागरों के ऊपर वर्षा अधिक होती है, क्योंकि ये खुद क्या है, आर्द्रता ग्राही के केंद्र ये माने जाते हैं, आर्द्रता के प्रमुख स्रोत ये माने जाते हैं, इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक
वर्षा होती है, क्योंकि वहां पानी के स्रोत की अधिकता के कारण वाष्पीकरण की क्रिया लगातार होती रहती है। आगे देखिए भाई, अक्षांशीय वर्षा प्रतिरूप, मतलब कहां पर जो है अक्षांशों के आधार पर वर्षा आपको अधिक देखने को मिलती है। एक बार पानी पी लेते हैं भाई। तीस डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश विषुवत से जो है 35 से 40 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पूर्वी तटों पर अधिक वर्षा होती है तथा पश्चिमी की तरफ ये घटती जाती है। मतलब देखो, विषुवत से लेके 0 डिग्री से लेके 35 डिग्री, 35 से 40 डिग्री उत्तर या दक्षिण की बात करें तो इनके जो है पूर्वी भागों पर खूब सारी बारिश देखने को मिलती है, और पश्चिम वाले पार्ट पर क्या है, एकदम आपको बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। 45 तथा 45 डिग्री तथा 65 डिग्री उत्तर व दक्षिण के बीच पछुआ पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है। अब देखो, इन अक्षांशों के बीच क्या होता है, इधर से पछुआ पवनें चलती है पश्चिम की ओर से, तो सबसे पहले पश्चिम वाले पार्ट में ये बारिश करेगी, अंदर जैसे जैसे जाएगी ये आर्द्रता होती जाएगी, तो पवनों के कारण सबसे पहले महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर वर्षा होती है, ये पूर्व की ओर घटती जाती है। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि विषुवत से 35 डिग्री से लेके 40 डिग्री दोनों गोलार्धों में जो है महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बारिश होती है, पश्चिमी तट शुष्क रहते हैं। इसके उल्टा 45 तथा 65 डिग्री, यहाँ की बात करें 45 से लेके 65 डिग्री के मध्य आपको पछुआ पवनें चलती हुई नजर आएगी। खासतौर पे तो ये कहाँ से नजर आ जाती है आपको, 30 से 35 से शुरू हो जाती है, लेकिन 45 से 65 के मध्य क्या है, महाद्वीपों के पश्चिमी ढालों पर ये पहुंचती है, तो पश्चिमी किनारों पर खूब सारी बारिश करती है, पूर्वी किनारे शुष्क रह जाते हैं। पर्वतों का प्रभाव, जहां भी पहाड़ तट के समानांतर होते हैं वहां वर्षा की मात्रा पवन विमुख ढाल जो है वहां पर अधिक बारिश होती है तथा प्रतिपवन की दिशा में घटती जाती है। सिंपल सी बात है, यदि भारत के पश्चिमी घाट की बात करें तो इधर वाला जो हवा के सम्मुख है वहां पर खूब सारी बारिश प्राप्त होगी, उसके उल्टा क्या है, बारिश प्राप्त नहीं होगी। जैसे महाराष्ट्र में एक तरफ मुंबई है, एक तरफ पुणे है, तो पुणे जो है वृष्टि छाया प्रदेश में रहता है और मुंबई जो है पवन विमुख ढाल की तरफ है, तो वहां पर खूब सारी बारिश आपको देखने को मिलती है। आगे देखिए, वार्षिक वर्षण की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। 200 सेंटीमीटर से अधिक कौन सी जगह, पर्वतीय पट्टी जो विश्वतीय जो पट्टी है वहां पर पर्वतों के वायु वाले ढाल जो है, पवना विमुखी ढाल जो है वहां पर 200 होती है, तथा मानसून तटीय भाग, मानसूनी तटीय भाग है वहां पर 200 सेंटीमीटर वर्षा आपको देखने को मिलती है। 100 से 200 महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो है देखने को मिल जाती है। 50 से 100 सेंटीमीटर उष्ण कटिबंधीय केंद्रीय जो भाग होते हैं मुख्य वाले भाग, और शीतोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है उसके पूर्वी भाग जो है वहां पर 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहां पर, या तो जो ऊंचे अक्षांश से बात करें तो आपको 60 डिग्री से ऊपर जो अक्षांश है वहां पर आपको 50 सेंटीमीटर से कम बारिश देखने को मिलती है, या फिर जो वृष्टि छाया प्रदेश है वहां देखने को मिलती है, या फिर जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। फिलहाल आज की इस क्लास में जो है इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपना पूर्ण हो चुका है। जो अध्याय था वायुमंडल में जल वो पूर्ण होता है, तो निश्चित तौर पे बताना पूरी क्लास लेके कि क्लास कैसी लगी। रेगुलर अपनी क्लास रहेगी, जुड़े रहे आपके अपने गोलगुरु एकेडमी से। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।